दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, दशरथ या जालौक। तो सही उत्तर है दशरथ, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, दशरथ जो है ये मौर्य शासक था जो आजीवक मत का समर्थक था। उसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं गोपी, लोमर्स और बड़थिका बहियक गुफा का निर्माण कराया और इन गुहा लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली और प्राकृत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृत, ऑप्शन डी। लेकिन आप देखिए कि इतिहास जो है, अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड्डी, सोपारा हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है और तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा? जो रानी का अभिलेख है ये कौशाम्बी का अभिलेख है। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है और इसी में उसके एकमात्र पुत्र जो अभिलेखों में तीवर का उल्लेख मिलता है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र पुंड्रनगर क्षेत्र कहलाता था और अभिलेख में इस क्षेत्र में महामात्रों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है। और प्राप्त अभिलेखों में सोहगौरा जो अभिलेख है ये ताम्रलेख है, प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। तो याद रखिएगा, अशोक के कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? अलेक्जेंडर, एंटियोकस द्वितीय, मगस या टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो सही उत्तर एंटियोकस द्वितीय। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें एंटियोक यानी एंटियोकस द्वितीय, थियोस ये सीरिया का शासक था, तुर्मै या तुर्माय टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ये मिस्र का राजा था, अंतकिनी या एनिकिनी एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मैकदोनिया का राजा था, मग मकमास या मेगारस साइरिन का शासक था और अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है शिलालेख द्वितीय। अशोक के शिलालेख द्वितीय में दक्षिण भारत के 5 राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी यानी श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। ये सभी तमिल राज्य थे और उसके साम्राज्य के बाहर थे।
अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और सीमावर्ती राज्यों की सूची और 5 सीमांत यूनानी शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार किया है? ऑप्शन है रोमिला थापर, डी.आर. भंडारकर, के.ए. नीलकंठ शास्त्री या डी.डी. कोसाम्बी। तो सही उत्तर डी.आर. भंडारकर। दोस्तों, डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार किया है। ये अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। डी.आर. भंडारकर के अनुसार न तो अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार है और न ही उसमें बौद्ध धर्म का पूर्ण और सर्वांगीण चित्रण है। अशोक के समय बौद्ध धर्म के 2 रूप थे, भिक्षु बौद्ध धर्म और उपासक बौद्ध धर्म। डी.आर. भंडारकर ने सबसे पहले बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है चोलों का, सतीय पुत्रों का, चेरों का या फिर पल्लवों का। तो सही उत्तर पल्लवों का। अशोक के अभिलेखों में पल्लवों का उल्लेख नहीं है। अशोक ने दूसरे शिलालेख में सीमांत प्रदेशों के अंतर्गत चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र यानी चेर तथा ताम्रपाणी यानी श्रीलंका और उत्तर पश्चिम में एंटियोक या एंटियोकस और उसके पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है। इसमें पल्लवों का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, सारनाथ अभिलेख या रामपुरवा अभिलेख। तो सही उत्तर जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ नामक अभिलेख मौर्य शासक अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था, बल्कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। आप जानते हैं रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी इसका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थीं, केवल एक भाग को छोड़कर। ऑप्शन है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी भाग को छोड़कर। आप देख सकते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेखों और शिलालेखों के आधार पर हम उसके साम्राज्य विस्तार और राज्य आज्ञाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये पाते हैं कि राज्य आज्ञाएं पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में मानी जाती थीं। उत्तर पश्चिम से शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, शरेकुना और लघमान शिलालेखों से अफगानिस्तान तक साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। उत्तर में कलसी यानी देहरादून शिलालेख और रुम्मनदेई निगलीवा स्तंभलेख से स्पष्ट होता है कि उत्तर में हिमालय तक तथा नेपाल की तराई तक का भाग उसके साम्राज्य के अंग थे। दक्षिण से ब्रह्मगिरी, मास्की, जंटिग, रामेश्वर, सिद्धपुर से लघु शिलालेख मिलते हैं। इसके उसके साम्राज्य की सीमा कर्नाटक तक जाती थी। द्वितीय शिलालेख से उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र की जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख से सीमावर्ती राज्यों को सूची मिलती है। इनमें यवन, कंबोज, गंधार, राठिक, भोजग आदि स्थित थे। महाराष्ट्र के सोपरा से शिलालेख प्राप्त हुआ है। ओडिशा के जौगढ़, धौली और बंगाल के महास्थान से अभिलेख प्राप्त हुआ है और इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि अशोक की राज्याज्ञाएं केवल पूर्वी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में मानी जाती थीं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था, किसके लिए? आपको बताना है। तो सही उत्तर आजीवकों के लिए। अशोक ने बराबर की पहाड़ी बिहार में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष 2 गुफाओं सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खलवितक पर्वत है। 1879 में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रह कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में प्रकाशित कराया। पान गोरारिया गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक राजा से सहायता ली थी। अगला प्रश्न है कि घोषिताराम कहाँ स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, घोषिताराम कहाँ पर स्थित है?
तो सही उत्तर है ये कौशाम्बी में स्थित है। घोषिताराम विहार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस विहार का निर्माण कौशाम्बी के धनी व्यापारी घोषित ने महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के निवास के लिए करवाया था। महाजनपद काल में कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी। उदयन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ या प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर है 18। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री, प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था क्या? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक होता था। अर्थशास्त्र में मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? ऑप्शन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति, पाणिनि के अष्टाध्यायी में या पतंजलि के महाभाष्य में। तो सही उत्तर कौटिल्य अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों की सूची प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मुद्रा जालसाजों का उल्लेख किया है, जिन्हें कूटारूपकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौतवाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी होता था किस विभाग का? तो सही उत्तर है ये तौल माप का अधिकारी होता था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का प्रभारी अधिकारी था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कुछ अध्यक्षों का उल्लेख है। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था और मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा और लेखा होता था? आपको बताना है। ऑप्शन है, समाहर्ता, सन्निधाता, अक्षपटलाध्यक्ष या संस्थाध्यक्ष। तो सही उत्तर अक्षपटलाध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मिलता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और कुछ अध्यक्षों का उल्लेख है, जिसमें राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता यानी कलेक्टर होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकरण यानी ट्रेजरार होता था। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था, जिसके नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा और लेखा विभाग होता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या होती थी? तो सही उत्तर है उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग। मौर्य काल में राज्य का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। ये सिद्धांत उपज का 1/6 होता था, लेकिन व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार बढ़ा दिया जाता था। अर्थशास्त्र और यूनानी प्रमाणों के अनुसार मौर्य काल में लोगों को कृषि पर 1/4 तक कर देना पड़ता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था और राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था? ऑप्शन है, बृहद्रथ, दशरथ, संप्रत या जालौक। तो सही उत्तर जालौक। कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि अशोक के पुत्र जालौक ने कश्मीर पर शासन किया। वो कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचारक और बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाढ़ के हर्षचरित और विष्णु पुराण दोनों में बृहद्रथ की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख मिलता है। ब्रजभूमि गौशाला के निरीक्षक होते थे, जिनका कार्य पशुधन की देखरेख करना होता था। तोशल, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला प्रत्येक राजपरिवार के राजकुमार के अधीन थे। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदक का कार्य क्या होता था? ऑप्शन है, राजस्व एकत्र करना, सेना का नेतृत्व करना, प्रांतों का शासन करना या घटनाओं की सूचना देना। तो सही उत्तर घटनाओं की सूचना देना।
प्रतिवेदक का कार्य घटनाओं की सूचना देना यानी जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाले अधिकारी के रूप में कार्य करना था। इसका उल्लेख 6वें शिलालेख में मिलता है। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त का उल्लेख 3रे अभिलेख में मिलता है। इत झाखा महामात्य यानी स्त्री महामात्य स्त्रियों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। इसका उल्लेख 12वें दीर्घ शिलालेख में है। रज्जुक को अशोक के समय जनपद में न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त थीं और दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैनी, नालंदा या बल्लभी। तो सही उत्तर है तक्षशिला, ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई। यहाँ पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में ये चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राज वैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंध आदि ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। और बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि ये धनुर्विद्या और वैद्यक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की। चाणक्य यहाँ आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया और वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 में इसे नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त प्रथम को जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था। तो सही उत्तर है प्रादेशिक, राजुक और युक्त। आप जान लीजिए, प्रादेशिक ये मंडल का प्रधान अधिकारी था। वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। राजुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार और प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार राजुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी के समान थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों ही कार्य देखना पड़ता था। युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे और उसका लेखा जोखा रखते थे। अर्थशास्त्र में भी युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। वहाँ युक्त का वर्णन लेखाकार के रूप में किया गया है। स्पष्ट है कि ये अधीनस्थ कर्मचारी थे जिनका एक कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना और उसे मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना था। प्रादेशिक और राजुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे, इसलिए इनका सही क्रम प्रादेशिक, राजुक और युक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है, देखिए, कौशाम्बी से, कुम्हरार से, अतरंजी खेड़ा से या तक्षशिला से। तो सही उत्तर कुम्हरार से। आधुनिक पटना नगर के बुलंदी बाग और कुम्हरार नामक स्थानों से 1912 से 14 में डीबी स्नूपर द्वारा जो उत्खनन कराए गए उससे इस राजप्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुए जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया था। फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है। एरियन पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखता है कि इसे भारत का महानतम शासक इसमें निवास करता है। ये कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है जिसकी तुलना सूसा और एक बतना के राजप्रसाद भी नहीं कर सकते थे। रामपुरवा के स्तंभ पर एक वृषभ की आकृति या बैल की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न है, सांची का सबसे बड़ा स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, इसका ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किसके काल में बना था। अशोक, कनिष्क, मिनेंडर या अग्निमित्र शुंग। तो सही उत्तर है अशोक के समय काल में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची की पहाड़ी पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें एक विशाल और 2 छोटे हैं। स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप में ईंटों द्वारा निर्मित आंतरिक भाग अशोक के काल में बना था। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया और पत्थर की वेदिका बनाई गई थी। सांची के महास्तूप में बुद्ध के द्वितीय स्तूप के अशोककालीन धर्म प्रचारकों और तीसरे स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं।
अगला प्रश्न है जेतवन विहार कहाँ पर स्थित था, आपको बताना है। कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह या नालंदा। तो सही उत्तर श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था। अगले प्रश्न पर आते हैं। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? गुप्त, कुषाण, सातवाहन या शुंग वंश। तो सही उत्तर मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख हुआ है कहाँ पर? मुद्रा राक्षस, महाभारत, दिव्यावदान या हर्षचरित में। तो सही उत्तर हर्षचरित में। बाणभट्टकृत हर्षचरित से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हर्षचरित्र उसे अनार्य और निम्न उत्पत्ति कहता है। विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस में नंद वंश के उन्मूलन का वर्णन है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। व्यासकृत महाभारत को जय संहिता और सतशाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान संस्कृत में रचित है। इसमें मौर्य शासकों का उल्लेख है। मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? व्यापार में पूंजी लगाने वाला, श्रेणी के अध्यक्ष, मुद्रा विनिमय करने वाला या शिल्पकार। तो सही उत्तर श्रेणी के अध्यक्ष को। श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठिन या सेठी, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। तो याद रखिएगा श्रेष्ठिन जो है वो श्रेणी के अध्यक्ष को कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।